हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एचयूएस पे। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 8 है हमारे बीएचयू क्रैश कोर्स का। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो एटॉमिक और न्यूक्लियर की प्रॉब्लम्स हैं जो बीएचयू एंट्रेंस में आ चुके हैं, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की थ्योरी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना। तो स्टूडेंट देखिए, पहला जो क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच फोर्स है, वो उसका ऑर्डर कैसा है। तो आप देख सकते हैं वो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस में फोर्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है और वो शॉर्ट रेंज में वैलिड होता है। 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ही वैलिड होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपने न्यूक्लियर की या एटॉमिक की थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे जाके थ्योरीज को जरूर देख लें। उससे आपको काफी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्प मिलेगा और आप प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इनसाइड फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है और वो शॉर्ट रेंज होती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हु डिटरमाइन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, किसने इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट किया, उसके चार्ज को कैलकुलेट करके, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट करके किसने इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मिल्कन ने E/m की वैल्यू कैलकुलेट करके वहां से चार्ज के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया था। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने बैलेंस करते हैं। तो QE=mg लगाते हैं और वहां से E/m=g/e हो जाता है। और वहां पे हमें E की वैल्यू पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वहां से स्टूडेंट E की वैल्यू पुट करके हम m कैलकुलेट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम इनडायरेक्टली m की वैल्यू वहां से कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिल्कन ने किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मिल्कन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन एंड बॉमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो स्टूडेंट, इसमें पहले तो एक बात का ध्यान दें, जो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स, इसका मतलब हमें लॉन्ग वेवलेंथ कंसीडर करके चलना है। तो आपको पता है कि लाइमन जो सीरीज है, जब हम n=1 में ऊपर से कहीं से भी n=1 में आते हैं तो वो लाइमन कंसीडर होता है। और अगर हम n=2 में आते हैं तो बामर कंसीडर होता है। हायर स्टेट से अगर हम n=1 में आते हैं तो होगा लाइमन सीरीज। और स्टूडेंट, अगर हम हायर स्टेट से n=2 से ऊपर से अगर n=2 में आते हैं तो होगा बामर सीरीज। अगर हम कहीं से भी ऊपर से आए, इन्फिनिटी से लगाए या n=3 n=4 n=5, बट 2 में आया तो होगा बामर सीरीज। अब स्टूडेंट, जहां तक रही लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की बात, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर एनर्जी सेपरेशन कम होगा तो वहां वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट, जस्ट ऊपर वाले लेवल से अगर हम आते हैं तो वो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होगी, क्योंकि जस्ट n=2 से n=1 में आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, लॉन्ग वेवलेंथ। और n=3 से n=2 में आएंगे तो होगा लॉन्ग वेवलेंथ। तो इसमें लाइमन के केस में लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होगी और ये बामर के केस में लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ से देख सकते हैं आप ये फार्मूला मैंने आपको थ्योरी में बताया था। 1/λ आपकी लाइमन R=1/n, जो होता है 1/n² n1² - 1/n2²। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये तो लाइमन के लिए 1 है और ये आप 2 से 1 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1/4 हो जाएगा। n2 जो 2 है, तो मान लीजिए 2² हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3r/4 ये रेडबर्ग कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। तो रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में हम वेवलेंथ को भी कैलकुलेट करेंगे। तो और स्टूडेंट, बामर सीरीज के लिए जो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की वैल्यू है वो देख सकते हैं आप, r और 3 से 2 में आ रहे हैं तो 1/4 - 1/9, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 5r/36। स्टूडेंट्स, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम वेवलेंथ का रेशियो ले लें, फिर हमें पता है कि इनवर्स हो जाएगा उसका रेशियो, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, लैम्डा लाइमन बाय लैम्डा बामर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5/27। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ν=c/λ। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी जो लाइमन बामर की उसका रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। तो न्यू लाइमन बाय न्यू बामर = 27/5। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट, 27/5। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और लाइमन बामर सीरीज और लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट उसकी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ
may be observed in the spectrum from a hydrogen sample if the atom are excited to second excited state. पहले आप यहाँ से देखें, अगर हमारा एटम हायर एक्साइटेड स्टेट में और लोअर में आ रहा है तो जो ट्रांजिशन होंगे उसे इमिशन कहेंगे, और अगर nth एनर्जी स्टेट में है हमारा इलेक्ट्रॉन तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होंगी या इमिशन होगा वो होगा n-1/2, n ब्रैकेट में n-1/2। तो इस तरीके से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और वो अपर स्टेट में जा रहा है तो हमें अगर देखनी है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी मिलने वाली हैं ट्रांजिशन में, तो उसकी वैल्यू होती है n-1। तो इसमें बहुत ही अच्छे से तो मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट अगर हम इसे इमिशन का केस अपना माने तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन अगर n-1/2 लगाएं तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है स्टूडेंट। तो हम जानते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो n=3 होगा, क्योंकि n=1 ग्राउंड स्टेट है, n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और n=3 जो है हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट है स्टूडेंट। तो अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो हमारा क्या है स्टूडेंट, n=3 है, n= क्या है स्टूडेंट 3 है। तो स्टूडेंट अगर हम n-1/2 कैलकुलेट करेंगे तो 3 × n-1 हो जाएगा 2/2, तो स्टूडेंट हमें मिलेगा वैल्यू 3। तो जो हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से लोअर में जो हमारा ट्रांजिशन होगा उससे हमें जो डिफरेंट वेवलेंथ मिलने वाली हो 3 है अगर हम इमिशन कंसीडर करते हैं, और अगर हम लोअर से कंसीडर करते हैं कि हमें अपर जाना है, मतलब एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन लाइन कितनी मिलेंगी, तो स्टूडेंट हो जाएंगी n-1 मीन्स 3-1 तो हो जाएंगी 2। आपको इस तरीके से समझना होगा कि आपको इमिशंस लाइन पूछी गई है या एब्जॉर्प्शन लाइन पूछी गई है, तो उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसे इमिशन लाइन कंसीडर करके लगाया है तो ये है 3, तो इसकी वैल्यू होगी 3। अगर एब्जॉर्प्शन समझ के लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो ये हो सकता है कुछ समय डाउटेबल रहा हो क्वेश्चन, तो अगर ऐसा कोई डाउटेबल होता है जहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है तो उसको अटेम्प्ट करने से आपको उस क्वेश्चन पे पूरे मार्क मिलते हैं, सारे स्टूडेंट्स को उस पर मार्क मिल जाते हैं जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। तो इससे भी ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो जाती हैं किसी क्वेश्चन में, तो उससे टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअली उस क्वेश्चन को हैंडल करें। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली इमिशन या एब्जॉर्प्शन मेंशन हो जाता तो आपके लिए आसान हो जाता है एग्जैक्टली। तो उसमें n-1 एब्जॉर्प्शन के केस में और इमिशन के केस में n-1/2। और ये भी ध्यान रखें कि जब एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो वहाँ पे आपको ध्यान से n की वैल्यू चूज करनी है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n=3, तो इसका ध्यान दें, यही मेन पॉइंट है आपका इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बामर गेव एन इक्वेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एज λ (r(n²/n²-4)। ये मिसप्रिंटिंग है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें लग रहा है वेयर m इज, तो यहाँ पे हमें लग रहा है स्टूडेंट k हो सकता है जो कि मिसिंग हो गया है यहाँ पे, तो k इसी की बात कर रहा है। और इसको अगर हम m/r माने तो वेयर m इज क्या होगा, तो हम आप पहले कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में लैम्डा को, फिर देखेंगे वहाँ पे कैसी वैल्यूज आ रही हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप बामर के केस में कैलकुलेट करते हैं लैम्डा तो हमारी लैम्डा की वैल्यू जो है वो आती है 4n²r(n²-4)। तो स्टूडेंट अगर इसे हम k माने और k को r/4 माने, जो यहाँ पे k की वैल्यू देखिए इक्वेट करें तो r/4 है, और ये कह रहा है कि जो हमारा k की वैल्यू m/r है, तो स्टूडेंट यहाँ से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी m की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 4। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसे हमें जस्ट उससे इक्वेट करके हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो जब हमने वो वैल्यू कैलकुलेट की तो m इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 4। तो आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज द वीकेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे वीकेस्ट फोर्स है, तो निम्न में से कौन सा बल सबसे कम है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स तो सबसे स्ट्रॉन्ग है और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्टूडेंट है वो सबसे वीक फोर्स होता है, तो इसका ध्यान रखें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता है, तो जो इसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीक है इसमें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फ्यूजन आ चुका है, तो हमें आपको बता दें जब दो छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्यूजन। तो लेकिन उसमें स्टूडेंट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो हैवी न्यूक्लियाई नहीं, ब्रेक्स नहीं होता उसमें, दोनों हैवी नहीं, टू लाइट न्यूक्लियाई। तो टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव अ हैवी न्यूक्लियस, ओके, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट्स। दो मिलके क्या करते हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके पहले तो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और उसके बाद एनर्जी वगैरह कुछ और प्रोडक्ट बनता है, या हो सकता है कुछ अदर प्रोडक्ट भी बने।
तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें। तो आपका आंसर होगा थर्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, आपको कंडीशन भी मेंटेन है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इसका ध्यान रखें कि फ्यूजन में कंडीशन क्या है, और उसमें 2 लाइट न्यूक्लियाई में कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। If the electron in a hydrogen atom makes a transition N1 to N2, where N1 and N2 are the principal quantum number of the two states, assume the Bohr model to be valid. The time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible value of N1 and N2 are selected and correct alternative given below. N1 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है N1 से N2 में हो रहा है, N1 से N2 में, और जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स T1 वो 8 टाइम्स है किसका, T2 का, 8 टाइम्स T2। तो T1 इक्वल्स टू 8 टाइम्स T2, और हमें पता है T प्रोपोर्शनल टू N क्यूब, जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है N क्यूब और Z स्क्वायर के N क्यूब, और वैसे प्रोपोर्शनल होता है Z स्क्वायर के, बट Z यहाँ 1 है, हाइड्रोजन केस है, तो आप Tn प्रोपोर्शनल टू N क्यूब यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जो आप इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो T1 इक्वल्स टू 8 T2 है, तो T प्रोपोर्शनल टू N क्यूब है, तो N1 क्यूब बाई N2 क्यूब इक्वल्स टू होगा 8, तो N1 इक्वल्स टू स्टूडेंट आएगा आपका 2N2, तो N1 इक्वल्स टू 2N2 आएगा स्टूडेंट्स। तो N1 आपका हायर होगा और N2 आपका कम होगा, इससे ये आपको आप कंसिडर कर पाएंगे। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है, तो इस तरीके से स्टूडेंट। तो N1 तो देखते हैं स्टूडेंट N1 हायर है किसमें, तो पहले तो यहाँ देखिए N1 कम है, यहाँ पे N1 कम है, यहाँ दोनों में हायर है, तो किसमें 2 टाइम्स है, तो इसमें है, तो N1 4 है और N2 2 है, तो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है स्टूडेंट N1 इक्वल्स टू 2N2, N1 इक्वल्स टू 4 और 2N2 करेंगे तो 4 ये भी 4 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि जो टाइम पीरियड है हमारा वो प्रोपोर्शनल है N क्यूब के। तो T1 इक्वल्स टू T1 बाई T2 है, T1 बाई T2 इक्वल्स टू 8, तो N1 क्यूब बाई N2 क्यूब इक्वल्स टू 8, तो N1 इक्वल्स टू 2N2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं N1 हायर किसमें है, और किसमें ये रेशियो मेंटेन हो रहा है कि N1 बाई N2 इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 4। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बीटा रेज आर सेम एज कैथोड रेज, ये तो लग रहा है कि हाँ सही है, बट अब देखते हैं कि और कोई तो ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट करेक्ट और लग रहा हो। गामा रेज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, नहीं फोटॉन्स होता है स्टूडेंट, गामा रेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स, तो ये कैंसिल हो गया। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम मास, नहीं स्टूडेंट, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा हायर होता है, स्लाइटली थोड़ा सा ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मास से। अल्फा पार्टिकल आर सिंगली आयनाइज, नहीं डबल आयनाइज होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा रेज आर सेम एज कैथोड रेज। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज कंट्रोलर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो स्टूडेंट हमें पता है बोरॉन। इसका इसे याद रखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का भी ध्यान रखें और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मेमोराइज करने हैं उनका भी ध्यान रखें। बोरॉन जो हमारा कंट्रोलर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में बोरॉन यूज होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोड्स ऑफ द लिस्ट हैव ओनली वन करेक्ट। इसमें देखते हैं मैचिंग का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो देखते हैं कौन सी चीजें इसमें किस ऑप्शन से मैच होने वाली हैं। तो प्लॉन्क थ्योरी ऑफ क्वांटा, स्टूडेंट ऑसिलेटर से रिलेटेड है, उसमें प्लॉन्क क्वांटा थ्योरी अप्लाई हुई थी ऑसिलेटर के केस में। जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ क्वांटा है वो जो लाइट एनर्जी होती है नहीं होती है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्या होता है स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो स्टूडेंट जो बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट होगी वही एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट जिसमें होगा, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट वही होगी जो बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। तो डीप ब्रॉग जो है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं पहला जो हम पी जो है वो गामा से रिलेटेड है, पी गामा, तो पी गामा तो ठीक है बहुत 3 है तो 20 से कंफर्म नहीं होगा, बट जो क्यू है वो अल्फा से रिलेटेड है, क्यू है वो अल्फा से, तो पी गामा क्यू अल्फा, ऐसा एक ही ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है करेक्ट हो, तो और मैच करा लेते हैं स्टूडेंट्स हम। आर देखते हैं बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट बीटा से, ओके, और जो एस है वो अपना डेल्टा से। तो स्टूडेंट हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट फॉर्मूले पे रिलेटेड है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है न्यूक्लियर फिजिक्स की तो इसे आप बहुत ही इजीली मैच करा पाएंगे, इस क्वेश्चन को आप मैच करा सकते हैं। तो एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, हम जानते हैं रेडियस जो न्यूक्लियाई का होता है आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पे 1/3, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थ्योरी में। और स्टूडेंट पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पैकिंग फ्रैक्शन है
एक्टिविटी है जो है आर इक्वल टू और नॉट ई पे माइनस लेमडा टी होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट है स्टूडेंट यहाँ पे, और सैंपल का जो एज है, एज ऑफ सैंपल, वो हो जाएगा आपका टी इक्वल टू 1 बाई लैमडा लॉग ई और नॉट बाई आर। तो स्टूडेंट देखते हैं पी का जो है गामा, पी का जो है गामा 1 में ही है, तो आई थिंक यही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, बट अभी हम आगे मैच करा लें। क्यू का देखते हैं, क्यू का पैकिंग फ्रिक्शन डेल्टा, तो डेल्टा यहाँ पे ठीक है। फिर आर का अल्फा, अल्फा, और एस का बीटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि पी क्यू आर एस जो हमारे हैं ये, इसमें सब मैचिंग है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एटॉमिक और न्यूक्लियर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं जो BHU एंट्रेंस में आए हुए थे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इससे आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को थ्योरेटिकल चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग रखना है और न्यूमेरिकल को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है एटॉमिक और न्यूक्लियर की, तो डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके थ्योरीज को जरूर पढ़ लें और फिर इस वीडियो को देखें, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपनी 4 यूनिट खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स। इन चारों चीज़ों की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं। फर्दर अगर मुझे बेहतर कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं बुक्स में, तो उससे मैं आपको अलग से बता दूंगा, जो कि पेपर्स में नहीं भी आए होंगे लेकिन ये बेहतर होंगे क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की, तो उसको मैं बता दूंगा। बट ये 4 यूनिट्स आप अच्छे से रिवाइज करें और इसे स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आपसे कोई भी न्यूमेरिकल और कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मिस ना हो, जिससे आप क्वेश्चन पेपर में इससे 4 यूनिट से रिलेटेड मान लीजिए 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे इजीली कर पाएं और अपनी मार्क को, जो यूईटी इंडेक्स है आपका, उसे काफ़ी हायर लाएं, जिससे आपको अपना मन चाहा ब्रांच मिल सके BHU में, आपको हॉस्टल भी मिल सके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हॉस्टल भी यूईटी इंडेक्स पे ही मिलता है। जितने अच्छे आपके मार्क होंगे आपको उतना ही इजीली आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक बहुत ऊपर रहेगी तो अगर एडमिशन हो भी जाता है तो हॉस्टल नहीं मिलता है, तो वो दिक्कत होती है कभी कभी। कोशिश करें लेकिन कि आपको पहले एडमिशन हो जाए, और अगर आपका एडमिशन के साथ साथ हॉस्टल भी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा। तो इसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहें स्टूडेंट्स, और मेरे साथ बने रहें HUS ट्यूब पे। तो स्टूडेंट लाइक करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत ही उस चैप्टर को रिवाइज कर लें। तो स्टूडेंट, और इसे शेयर करें, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन पीरियड में परेशान हैं, जिनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद।